छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये प्रसिद्ध वाक्य है सुमित्रानंदन पंत का, जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और आज हम रचनाकार के तीसरे एपिसोड में उन्हीं की बात करेंगे। छायावाद युग के दो कवियों की बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ, आप वो दोनों वीडियो जाके पीछे देख सकते हैं। आज छायावाद युग के तीसरे स्तंभ सुमित्रानंदन पंत की बात होगी और उनके रचनात्मक जीवन के बारे में जानेंगे और देखेंगे उन्होंने क्या क्या लिखा है, ताकि आपके हर तरह के एग्ज़ाम में, चाहे आप यूजी का एग्ज़ाम दें, पीजी का एग्ज़ाम दें, नेट जेआरएफ का दें या पीएचडी का दें, सभी में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, मददगार साबित हो। तो बढ़ते हैं आगे, सुमित्रानंदन पंत की तरफ देखते हैं। निराला हो या सुमित्रानंदन पंत हो, उन दोनों के ही लिए भारत सरकार की तरफ से डाक टिकट लॉन्च किया गया था। निराला वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें भी जिस इमेज का मैंने इस्तेमाल किया है वो डाक टिकट का है। उनकी मृत्यु के कई वर्षों पश्चात वो डाक टिकट लॉन्च किया गया था। और सुमित्रानंदन पंत के लिए भी 2015 में ये लॉन्च किया गया था डाक टिकट। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 20 मई 1900 में कौशाम्बी उत्तराखंड में हुआ था और निधन जो है वो 28 दिसंबर 1977 में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। मैंने बताया आपको, ये जो पंक्तियां मैंने शुरू में कही उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, मतलब जो ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति है, इसके शीतल छाया को छोड़ के तोड़ प्रकृति से भी माया, प्रकृति से सारा मोह, सारी उसकी माया त्याग के बाले तेरे बाल जाल में, हे स्त्री या हे सौंदर्य के शीर्ष स्तंभ, तुम्हारे बाल जाल में मैं अपने नेत्र कैसे उलझा दूं, तोड़ अभी से इस जग को, छोड़ अभी से इस जग को, इस जग को छोड़ के, जग में जो सुंदरता है, प्रकृति की जो सुंदरता है उसको छोड़ के मैं तुम्हारे सौंदर्य को क्यों देखूं। तो प्रकृति के बारे में उन्होंने बात की है, प्रकृति के बारे में इन्होंने बताया है। ज़्यादातर इनकी कविताएं जो है वो प्रकृति से ओतप्रोत होती हैं, उनमें प्राकृतिक चित्रण बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको नाम दिया गया बाद में प्रकृति का सुकुमार कवि। इनके काव्य संग्रह को देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काव्य संग्रह लिखे हैं। बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, सारे आपको याद नहीं करने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम देख लेते एक नज़र में कौन कौन सी हैं। छायावादी युग में जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, उस वक्त जब छायावाद युग से प्रभावित हुए थे, तब जो इनकी रचनाएं थीं वो थी ग्रंथि। सबसे पहली काव्य संग्रह इनका ग्रंथि था। फिर है पल्लव, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। वीणा और गुंजन, ये 4 कविताएं छायावादी युग से ओतप्रोत थी। अब प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत के छायावादी युग से के बाद लिखी गई है या उसके प्रभाव से बाहर है। ठीक है, इस तरह से कुछ बना के प्रश्न आ सकता है। इनमें से कोई 3 दे दिया जाएगा और यहाँ इन सब में से कोई 1 दे दिया जाएगा, तो आपको वो मार्क करना होगा। अगला है प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत जो कविताएं लिखी हैं वो कौन सी हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये 3 कविताएं हैं जो प्रगतिवादी युग में लिखी गई हैं, उस समय में लिखी गई हैं और उसी समय की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखी गई हैं। फिर अरविंद दर्शन से जब ये प्रभावित हो गए तो उस दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगांतर और युगपथ। युगांतर जब प्रगतिवादी युग का युग अंत हो रहा था उस समय की कविता है, और नया युग जब प्रारंभ हो रहा था उस समय के प्रवेश के वक्त युगपथ की रचना की गई थी। फिर नव मानवतावादी जो नई कविता और उसके बाद की जो विचारधारा है उनसे प्रभावित होकर जो कविता लिखी गई है वो है उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, सौवर्ण्य, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, पुरुषोत्तम राम, लोकायतन, सत्यकाम और चिदंबरा। तो ये सारी कविताएं हैं। अब इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं उस पर हम बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं और ज़्यादातर पूछी जाती हैं, उनकी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले तो आपको छायावादी युग की तीनों कविताएं, ये चारों कविताएं पता होनी चाहिए। इसके अलावा युगांत, युगवाणी और ग्राम्या पता होना चाहिए, मतलब यहाँ तक आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर उत्तरा और इसके बाद लोकायतन और चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद, इतना इनफ है याद करने के लिए एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सारा नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम इतनों को क्रम से लिखिए, इनके सन याद कीजिए और इनको क्रम से लिख कर देखिए कि कैसे कैसे हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में मिला था, एक साल बाद प्रकाशित होने के। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी पुस्तक, कौन से काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कला और बूढ़ा चांद के लिए। फिर है 1968 में चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो इन्होंने चिदम्बरा लिखी है, अंतिम जो इनकी काव्य संग्रह है, उसके लिए इन्हें 1968 में 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। एक उपन्यास इन्होंने लिखा है आर नाम से 1960 में ही, ठीक है। तो आप चाहे तो ये भी उपलब्ध है कई जगह पे, लेके पढ़ सकते, देख सकते इन्होंने क्या लिखा है। और एक आत्मकथात्मक संस्मरण है इनके नाम से, 60 वर्ष एक रेखांकन, 1963 में इन्होंने लिखा है। तो ये दो रचनाएं काव्य से अलग इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने अनुवाद कार्य भी किया है। जैसे निराला जी ने बहुत सारा अनुवाद कार्य किया था अपने जीवन में, वैसे ही पंत जी ने भी बहुत सारा अनुवाद कार्य किया है। लेकिन हम क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ उतना ही देखेंगे जितना कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो पंत जी के आपको सिर्फ काव्य संग्रह याद करने हैं, काव्यों के नाम याद करने हैं, और ये आत्मकथात्मक संस्मरण जो है ये याद करना है। सन के साथ कोशिश कीजिएगा याद करने के लिए, क्योंकि अलग रचनाकारों के काव्य कविताओं वगैरह से भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो आपको वो पता होना चाहिए कि किसकी रचना कब प्रकाशित हुई है। तो अभी आपके पास बहुत समय एग्ज़ाम आने में, अभी तैयारी कीजिए, इससे प्रैक्टिस करते रहिए और हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये एपिसोड। तो इतना आपको याद करना है। तो बने रहे हमारे साथ, अगले एपिसोड में मिलते हैं। इसके बाद हमें आप चाहे तो कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको किस रचनाकार पे एपिसोड चाहिए, तो हम उस पर लेके आएंगे वीडियो। तो जुड़े रहें, इन सबको पढ़ते रहें जो हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा भी पढ़ते रहें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम वेट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।